बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बाईं ओर हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? तो आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 10वां क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। आखिरकार ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या कैसे कैसे अभिक्रिया होता है तथा कैसे कैसे नए नए पदार्थ बनते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो में आगे आप लोग को लेके चलते हैं और सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया। आखिरकार यह अभिक्रिया होता क्या है? यानी अभिक्रिया कहने का मतलब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब दोनों आपस में मिल जाए और मिल करके कोई नए पदार्थ का निर्माण कर दे, उसे ही हम अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अब आप लोग सोच रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो एक से दूसरा मिलकर अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे पानी और नमक को मिला देंगे तो कहेगा कि ये भी तो अच्छा, ये भी तो अभिक्रिया हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि दोनों मिल गया कि मिश्रण हुआ कि नहीं, यानी ये भी अभिक्रिया हुआ। अब आप कहेंगे कि जल में हम लोग मिला देते हैं रंग, जल में रंग मिला दे तो ये भी क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ। अगर हम जल में मिला दिए क्या? नमक NaCl, तो ये भी क्या हो गया? अभिक्रिया ही हो गया। मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिल जाए वही क्या कहलाया जाएगा? अभिक्रिया। समझ में आया? और ये रासायनिक यानी रसायन शास्त्र में ये मतलब रसायन शास्त्र में जो हम अभिक्रिया पढ़ते हैं वो अभिक्रिया होता है। कोई रासायनिक पदार्थ दूसरे रासायनिक पदार्थ से अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। यह पूरा संपूर्ण प्रक्रिया ही अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे कि अभी A कोई पदार्थ है और B कोई पदार्थ है, जब दोनों आपस में मिल गया तो एक नए पदार्थ AB का निर्माण कर दिया। क्या कर लिया? AB का निर्माण कर लिया। यही क्या कहला गया? अभिक्रिया। अभिक्रिया तो आप लोग जान गए कि A पदार्थ और B पदार्थ दोनों जब आपस में मिला तो AB बन गया, यही अभिक्रिया हो गया। अब अभिक्रिया, अब सोच रहे होंगे कि ये अभिकारक लिखा हुआ है, आखिरकार ये अभिकारक है क्या? कहने का मतलब ये एक पदार्थ, ये पदार्थ, अब ये नया बना, अब ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? तो चलिए, जो तीर के बाईं ओर है, तीर के जो बाईं ओर आपको दिखे वो कहलाता है अभिकारक। यानी तीर के जो बाईं ओर जो भी पदार्थ रहे, चाहे वो कितना ही पदार्थ क्यों ना रहे, सबका सब हो जाएगा अभिकारक। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे ये तो अभिकारक हो गया, अब प्रतिफल किसको कहेंगे, अर्थात प्रोडक्ट किसको कहेंगे? यानी कि जो नया पदार्थ बन के तैयार हुआ, ये जो अभिकारक जब आपस में जुड़ गए हैं और जो नए पदार्थ का निर्माण हो गया, यही कहलाया क्या? प्रतिफल। प्रतिफल यानी कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़ के जो नया पदार्थ बन गया वही कहला गया क्या? प्रतिफल। तो आप लोग को तो कंफर्म हो गया होगा अभिकारक और प्रतिफल में अंतर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं एक और। अब सोच रहे होंगे कि कोई भी प्रतिफल है, अब ये अभिकारक A है, अभिकारक B है, इधर AB ही क्यों बना, ABC क्यों नहीं बन गया? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल गया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बना दोस्तों? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर मीथेन क्यों नहीं बन गया? तो देखो, और ये क्या इतना जितना पदार्थ इधर भाग ले रहा है उतना ही इधर ले रहा है। इसका कहने का अर्थात के मतलब क्या है? कहने का मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में जितना परमाणु के द्रव्यमान जितने होंगे उतना ही प्रतिफल के परमाणु द्रव्यमान होंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि अगर A में परमाणु द्रव्यमान, अगर अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान टोटल का अगर 10 आ रहा है तो प्रतिफल का परमाणु द्रव्यमान 15 नहीं आएगा। ऐसा अगर आ गया दोस्तों, अगर ऐसा आ गया तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो हमें लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, यानी जब दो पदार्थ, अगर मान लीजिए अभिकारक में जो परमाणु द्रव्यमान होंगे, जितना परमाणु द्रव्यमान होंगे उतना ही प्रतिफल में भी परमाणु द्रव्यमान होंगे। तो ये तो समझ में आ गया। इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का, यानी इसको कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम, यानी परमाणु द्रव्यमान का निश्चित अनुपात। यानी जो अनुपात में अभिकारक है वही अनुपात में प्रतिफल आएंगे। ये नहीं होंगे कि अभिकारक कुछ और है और प्रतिफल कुछ और हो जाएंगे। तो आपको अभिकारक भी समझ में आ गया होगा, प्रतिफल भी समझ में आ गया होगा, निश्चित अनुपात का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब मान ले जाए
अब रासायनिक अभिक्रिया जैसे यहाँ पे दिया हुआ MgHCl, MgCl2 हाइड्रोजन। देखो दोस्तों Mg है, Mg प्लस में HCl और क्या बना MgCl2, MgCl2 प्लस में H2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। कहने का मतलब जितना तीर के बाएं ओर जितने, कहने का मतलब अभिकारक में जितने परमाणु द्रव्यमान होंगे उतना ही परमाणु द्रव्यमान प्रतिफल में भी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों Mg मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम यहाँ भी एक है। अब तो आप सोच ले रहे होंगे ये तो बराबर है, तो फिर ये संतुलित क्यों नहीं है। देखिए उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं हाइड्रोजन। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 1 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या आप देख रहे होंगे 2 है। कहने का मतलब हाइड्रोजन की संख्या इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2। तो ये क्या आपको संतुलित दिख रहा है बच्चों? आप लोगों को संतुलित दिख रहा है ना? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर हाइड्रोजन की संख्या जैसे MgCl इधर बाईं ओर और इधर दाईं ओर बाईं ओर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है दोस्तों 1, दाईं ओर मैग्नीशियम की संख्या 1। अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन का। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बाईं ओर कितना है दोस्तों 1। वहीं हम अगर बात करें कि जो दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों 2, दिख रहा होगा कितनी है हाइड्रोजन की संख्या 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो हम लोग को बाईं ओर 2 से गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन में 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को क्या कर दिए 2 से गुना करके क्या कर दिए बराबर। तो यहाँ पे कितना हो गया 2। तो देख सकते हैं बाईं ओर और दाईं ओर क्या दोनों का संख्या बराबर नहीं हो गया। तो यहाँ पे अगर 2 लगा दिया जाए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2। अब चलते हैं क्लोरीन में दोस्त बच्चों, क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई बाईं ओर आप देखेंगे तो क्लोरीन की संख्या कितनी पहले कितनी थी, पहले देख लीजिए 2 जब हटा दे रहे हैं तो क्लोरीन की संख्या कितनी है 1 है, अर्थात क्लोरीन की संख्या 1 है। अब इधर जब क्लोरीन की संख्या कितनी है 2 है, देख सकते हैं बाईं ओर क्लोरीन की संख्या कितनी है 2 है। कितनी है क्लोरीन की संख्या 2, देख रहे होंगे क्लोरीन की संख्या 2 है। तो अब इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा बच्चों 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 2 से हम गुना कर देते हैं और यहाँ पे कितना आ गया 2। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 2 से अगर गुना कर दिया जाए तो क्या समीकरण संतुलित नहीं हो गया? हो गया ना। तो अगर आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, हम पूरा इस पर वीडियो बना करके आपको दे देंगे। तो चलिए देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2, इधर भी 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2। दोनों तरफ बराबर है ना दोस्तों बच्चों, देखो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो यही क्या हो गया रासायनिक संतुलित हो गया, यानी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना। तो आप लोग को तो आ गया होगा संतुलित करना। चलिए देख सकते हैं अब दूसरा आपको हमें एक और उदाहरण लेकर के आपको बताते हैं। अब चलिए दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है Fe प्लस में H2O और उसके बाद क्या है Fe3O4 प्लस में क्या है बच्चों 2। जहां पे फेरस की संख्या, अब इधर हम लिख देंगे बाईं ओर, क्या लिखेंगे बच्चों बाईं ओर, और इधर क्या लिखेंगे बच्चों दाईं ओर, दाईं ओर। तो बच्चों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं बाईं ओर और दाईं ओर फेरस की अर्थात लोहा की संख्या कितना है बच्चों 1 है, दिख रहा होगा 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 1। अब इधर फेरस की संख्या आपको दिख रहा होगा बच्चों कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 3। अब हम आपको इधर तो क्या दोनों बराबर है नहीं ना, बराबर है बच्चों। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बाईं ओर हमको कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो बच्चों हम 3 से जब गुना कर देते हैं तो फेरस की संख्या कितनी हो जाती है 3। तो 3 जब हो जाती है तो इधर 3 लगा देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब तो संतुलित हो गया, क्या संतुलित है? देखिए फेरस की संख्या इधर 3 हो गया,
फेरस की संख्या इधर भी 3 है। लेकिन अब जब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की संख्या की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लेते हैं। अब हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो जब हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो संतुलित है बच्चों। देखो बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 2, दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 2, तो यहाँ पे तो संतुलित हो गया ना बच्चों। अब आगे चलते हैं, हम ऑक्सीजन की बात हम कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन की। तो बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों? 1 है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 1 और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है बच्चों? 4 है। तो इधर 4 है। जब इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 1, दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 4, इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 4 से गुना करना पड़ेगा। किधर? बाईं ओर। यहाँ पे क्या हो गया? संतुलित। अब आप लोग सोच रहे होंगे इधर 4 लिख दिए, यहाँ पे जब 4 लगा देते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 8। इधर 8 करने के लिए कितना से गुना हो गया बच्चों? 4 से गुना हो गया। तो ये कितना हो गया? 8। उसके बाद बच्चों इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी रही? मात्र 2। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? 4 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे 4 से जब गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है बच्चों? 8। अब आप लोग देख सकते हैं समीकरण क्या संतुलित हो गया ना बच्चों। देखिए इधर बाईं ओर फेरस की संख्या 3, दाईं ओर फेरस की संख्या 3, फेरस की संख्या तो बराबर हो गई बच्चों। उसके बाद हम चाहते हैं हाइड्रोजन की संख्या। 4 इंटू 2 कितना हुआ बच्चों? 8। बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 8, दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 8, दोनों तरफ बराबर हो गया बच्चों। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या 1 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों? ऑक्सीजन की संख्या 4। अब दाईं ओर हमको कहना होगा, तो दाईं ओर भी अगर दाईं ओर कितना है बच्चों? ऑक्सीजन की संख्या 4। देखो समीकरण संतुलित हो गया। अगर समझ में आ गया दोस्तों बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग सब बच्चों का हमें सपोर्ट चाहिए बच्चों, कृपया आप अपना सपोर्ट बनाए रखें।